चैप्टर्स 1477, 1478, 1479, 1480 चैप्टर स्टार्ट। यह इमॉर्टल गू देखने में एकदम सकारा जैसा था। उसका सर और पेट ब्राउन और येलो कलर का था। उसकी बॉडी पर ऐसी लकीरें थी जैसे पेट की छाल हो। उसकी पीठ पर जो पंख थे वो काफी बड़े थी, एकदम ट्रांसलूसेंट, जैसे दो पत्तियां एक दूसरे के ऊपर राखी हों। उसमें से हर वक्त रैंक 6 इमॉर्टल गू का ऑरा निकल रहा था। ये था रैंक 6 टाइम पाथ इमॉर्टल गू, स्प्रिंग ऑटम सकाडा। इस वक्त स्प्रिंग ऑटम सकाडा को फैंग युआन ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अपचर के अंदर सील करके रखा हुआ था। उसकी बॉडी गर्म और चमकदार थी, उसके पंख ताज़ी पत्तियों की तरह हरे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, वो सब इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर ये रिबर्थ के ठीक बाद होता तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा की बॉडी में कोई चमक नहीं होती, वो सड़ती हुई लकड़ी की तरह काला और सूखा होता। उसके पंख पतझड़ की मुरझाई हुई पत्तियों की तरह पीले होते, पंखों के सायर मर जाते और गिरी हुई पत्तियों जैसे दिखते। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। इसे इंसानी इतिहास के 10 वेनरेबल्स में से एक, रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने खुद बनाया था। ये उसका विटल गू भी था। इसका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका असर यह था कि एक गू इमॉर्टल अपनी हर चीज को फ्यूल की तरह सैक्रिफाइस करके रिवर ऑफ टाइम में सफर कर सकता था, अपनी विल को वक्त की धारा के खिलाफ अतीत में ले जा सकता था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की काबिलियत कमाल की थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के मालिक की किस्मत हर वक्त कमजोर होती रहती थी। सीधे शब्दों में कहें तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा बैड लक को अट्रैक्ट करता था। इस वक्त फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा को बड़े अजीब इमोशंस के साथ देख रहा था। ये उसके साथ पिछले जन्म से था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के बिना फैंग युआन का कोई वजूद ही नहीं होता। एक सवाल था, एक गू इमॉर्टल के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किस इमॉर्टल गू की होती है? इस सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग था, हर गू इमॉर्टल का अपना जवाब था। लेकिन फैंग युआन के पास सिर्फ एक ही जवाब था, और वो था स्प्रिंग ऑटम सकाडा। पिछले जन्म की बात तो छोड़ो, इस जन्म में ही देख लो। किंग माओ माउंटेन, 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड, यी टियन माउंटेन, स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने हर बार अपना कमाल दिखाया। आखिरकार ये रेड लोटस डेमन वेनरेबल का वाइटल गू जो था। फैंग युआन ने हर बार हालत को पलटा और खतरे से बच निकला। लेकिन बैटल ऑफ यी टियन माउंटेन के बाद उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा खो दिया था। भले हाई फैंग युआन ने बाद में स्प्रिंग ऑटम सकाडा वापस हासिल कर लिया था, लेकिन वो हेवंस विल से भरा हुआ था और वो यूज इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने हेवंस विल के कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया था और उसका दुश्मन बन गया था। हेवंस विल से भरा स्प्रिंग ऑटम सकाडा फैंग युआन के लिए बिल्कुल बेकार था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की काबिलियत को फिर से इस्तेमाल करने के लिए फैंग युआन को उसके अंदर से हेवंस विल को निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अगर उसने रिबर्थ करने की कोशिश भी की तो हेवंस विल यूज सीधा मार डालेगी। ए फ्लैट देखता हूं कि ये मूव कैसे काम करता है। फैंग युआन बड़बड़ाया और उसकी ऊन में एक तेज रोशनी चमकी। इमॉर्टल किलर मूव, हेवंस विल डिसिपेशन। कुछ तैयारी के बाद फैंग युआन की बॉडी एक ग्रे वाइट रोशनी में लिपट गई। फिर उसने अपने यूएस हाथ को, जो ग्रे वाइट रोशनी में ढाका हुआ था, इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को टच करने के लिए इस्तेमाल किया। वो ग्रे वाइट रोशनी बहते पानी जैसी थी। वो उसकी बॉडी और हाथ से नीचे बहते हुए पूरी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर छा गई। यह ग्रे वाइट रोशनी कुछ देर तक रही और फिर बदलने लगी। अस ग्रे वाइट रोशनी में ईड़ दिखने लगी। ये ईड़ रंग बिरंगी थी, बिल्कुल रेनबो जैसी। पहले वो फैंग युआन की हथेली के आसपास दिखी, फिर उनकी संख्या बढ़ती गई और वो चारों तरफ फैलने लगी। जल्द ही इन रंग बिरंगी ईड़ ने पूरी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को ढक लिया। वो झपकती रही और हर झपकी के साथ उनका रंग बदल रहा था। इसके बाद वो रंग बिरंगी ईड़ अपचर की तरफ फैलने लगी। आखिर में स्प्रिंग ऑटम सकाडा की सतह पर रंग बिरंगी ईड़ की एक हल्की सी परत छा गई। ये रंग बिरंगी ईड़ लगातार झपकती रहीं और हर झपकी हेवंस विल पर एक हमला था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा कांपने लगा। रंग बिरंगी ईड़ लगातार बन रही थीं और खत्म हो रही थीं। फैंग युआन अपना रेड डेट इमॉर्टल एसेंस खर्च करता रहा ताकि रंग बिरंगी ईड़ का सिलसिला टूटे नहीं। स्प्रिंग ऑटम सकाडा जोर जोर से कांपने लगा। कुछ देर हिलने के बाद फैंग युआन ने देखा कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा की सतह पर एक हल्की सी दरार आ गई है। उसका दिल बैठ गया और उसने फौरन अस्किलर मूव को रोक दिया। उसका शरीर ऐसे कांपा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसने मूव को बहुत जल्दी रोक दिया था, जिस वजह से फैंग युआन को चोट लग गई। लेकिन ये मामूली चोट स्प्रिंग ऑटम सकाडा की सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं थी। फैंग युआन ने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया
उसने जल्दी से अपने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को चेक किया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर दरार साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन फैंग युआन की फितरत ही सतर्क रहने वाली थी। जैसे ही वो दरार आई, उसने नोटिस कर लिया। दरार का मतलब था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा जख्मी हो गया था। लगभग सारे गू वॉर्म्स नाजुक होते हैं, चाहे वो रैंक 6 हो, 7 या फिर 9। भले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा रेड लोटस डेमन वेनरेबल का वाइटल गू था, वो भी इसका अपवाद नहीं था। चेक करने के बाद फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। हेवंस विल, फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, क्योंकि उसने जल्दी पता लगा लिया था। ऐसी हल्की चोट को ठीक करना आसान था, लेकिन वो हेवंस विल डिसिपेशन का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दरारें बढ़ती जाएंगी और उनकी संख्या भी, और स्प्रिंग ऑटम सकाडा बर्बाद हो जाएगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर हेवंस विल का असर फैंग युआन की सोच से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचा और यूज सॉल्यूशंस मिल गए। उसके पास अब दो रास्ते थे। एक तो ये था कि वो इमॉर्टल किलर मूव हेवंस विल डिसिपेशन को तब तक मॉडिफाई करता रहे जब तक वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को नुकसान पहुंचाए बिना हेवंस विल को खत्म न कर दे। दूसरा रास्ता शैडो सेक्ट का मेथड इस्तेमाल करना था। रिफाइनमेंट पाथ के मेथड्स का इस्तेमाल करके स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करना और फिर यूज रिवर्स रिफाइन करना। इस प्रोसेस के दौरान वो हेवंस विल से छुटकारा पा लेगा। दोनों हाई मेथड्स में कमियां थीं। हेवंस विल डिसिपेशन को मॉडिफाई करना काफी मुश्किल था। सच तो यह था कि फैंग युआन के लिए हेवंस विल डिसिपेशन को डिड्यूस करना ही आसान नहीं था, ये उसकी लिमिट के करीब था। इस एस्पेक्ट में आगे बढ़ना नामुमकिन नहीं था, लेकिन उस बहुत सारा वक्त, मेहनत और रिसोर्सेस खर्च करने पड़ेंगे। और शैडो सेक्ट का गू रिफाइनमेंट मेथड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, उस असलियत में एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। हेवंस विल का स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर इतना बड़ा असर था, ऊपर से गू रिफाइनमेंट के साथ आने वाला रिस्क। जैसे ही वो गड़बड़ करता, रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान एक्सीडेंट्स हो जाते। लगता है मुझे दोनों मेथड्स को मिलाना पड़ेगा, वही सबसे सेफ तरीका होगा। फैंग युआन ने सोचा और उसने दोनों रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। फैंग युआन ने तेजी से काम किया और विजडम गू के पास पहुंच गया। मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूं। विजडम गू फैंग युआन के चारों तरफ उड़ने लगा और फिर उसमें से विजडम की रोशनी निकलने लगी। विजडम की रोशनी में नहाते हुए फैंग युआन ने आसानी से कई विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया। उसके दिमाग में विचार बड़ी बड़ी लहरों की तरह चल रहे थे। अनगिनत विचार पैदा हो रहे थे और नाश हो रहे थे। वो आपस में टकरा रहे थे और बड़ी बड़ी आतिशबाजियां कर रहे थे। रेड डेट इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। फैंग युआन के माथे पर जल्दी पसीना आ गया। डिडक्शन की मुश्किल बहुत ज्यादा थी, यह फैंग युआन की सिकुड़ी हुई भुवों से साफ जाहिर था। 15 मिनट, 30 मिनट, 2 घंटे बाद फैंग युआन रुक गया। उसने एक सांस छोड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने डिडक्शन में अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसका दिमाग अब दर्द कर रहा था, उसकी आत्मा धुंधली हो गई थी और उसकी नजर भी अंधेरी हो गई थी। कुछ देर आराम करने के बाद फैंग युआन ठीक हो गया और फिर से डिडक्शन के लिए विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करने लगा। डिडक्शन बहुत मुश्किल था, उसका विजडम पाथ ग्रैंडमास्टर अटेनमेंट लेवल यहां बेकार था। ये उसकी मौजूदा काबिलियत से परे था। फैंग युआन जबरदस्ती विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फैंग युआन एक डिटर्मिन्ड पर्सनैलिटी का मालिक था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके दिमाग में पीछे हटने का ख्याल तक नहीं आया। उसने अपनी सोल पाथ कल्टीवेशन और किलर मूव प्रैक्टिस को भी साइड में रख दिया और अपना सारा वक्त और एनर्जी विजडम पाथ डिडक्शन में लगा दिया। बिना सोए या आराम किए जितनी मेहनत कर सकता था उतनी करने के बावजूद प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। लेकिन फैंग युआन दाता रहा। जब तक प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। भले ही एक दिन में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो, क्या हुआ अगर मैं इस पर दिन, दासियों दिन या महीने भी लगा दूं? ऐसे ही डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस के साथ फैंग युआन इस समस्या से सीधा टक्कर लेने निकल पड़ा। इस दौरान उसके ड्रैगनफिश बिजनेस को एक ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो गया था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर, ड्रैगन स्केल समुद्र क्षेत्र। अनगिनत ड्रैगनफिश ग्रुप्स बनाकर समुद्र में तैर रही थीं। ड्रैगनफिश लाल कार्प्स जैसी दिखती थीं, लेकिन काफी बड़ी। डेसलट बीस्ट ड्रैगनफिश के शरीर और भी बड़े थी, वो समुद्र में देवता जैसे थे। लेकिन ड्रैगनफिश की बैटल स्ट्रेंथ सबसे नीचे के लेवल की थी, किसी काम की नहीं। इस दौरान ब्रीडिंग के बाद फैंग युआन के ड्रैगन स्केल समुद्र क्षेत्र में एक खास किस्म की ड्रैगनफिश पैदा हुई थी। यह ड्रैगनफिश नॉर्मल ड्रैगनफिश से छोटी थी, साथ ही उसकी स्केल्स थोड़ी फीकी थीं, उनमें एक मेटालिक चमक थी,
जैसे लाल तांबे की हो। आखिरकार कॉपर ड्रैगनफिश ब्रीड हो हाई गई। फैंग युआन ने यूज चेक किया और संतुष्ट महसूस किया। ड्रैगनफिश कोई नेचुरल जीव नहीं थे, उन्हें एक फूड पाथ गो इमोर्टल ने बनाया था। जिस शख्स ने ड्रैगनफिश बनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही बीस्टमन था जिसने फूड पथ को ही बनाया था। फैंग युआन को इस बीस्टमन गु इमोर्टल की इनहेरिटेंस शैडो सेक्ट से मिली थी। यूज ड्रैगनफिश की गहरी समझ थी। मार्केट में मिलने वाली ड्रैगनफिश में फूड पथ के डाउ मार्क्स हो सकते थे, लेकिन उनमें अनगिनत दूसरे पाथ्स के डाउ मार्क्स भी मिले हुए थे। लेकिन अगर वो इनहेरिटेंस में दिए गए मेथड का इस्तेमाल करके उन्हें ब्रीड करता तो कई पीढ़ियों के बाद एक बेहतर क्वालिटी की ड्रैगनफिश पैदा होती। जैसे कि कॉपर ड्रैगनफिश, यह नॉर्मल ड्रैगनफिश से बेहतर एक नई स्पीशीज थी। इस सिचुएशन को बनाने वाली चीज थी वो फूड पाथ इमोर्टल गु फॉर्मेशन जिसे फैंग युआन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। फैंग युआन ने देखा कि वहां बहुत सारी कॉपर ड्रैगनफिश आ गई हैं, उसने उनका एक हिस्सा ट्रेजर येलो हेवन में डाल दिया। अगर मैंने ड्रैगनफिश बिजनेस अभी शुरू किया होता तो कॉपर ड्रैगनफिश की इतनी कम क्वांटिटी पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन मैं पहले से हाई ड्रैगनफिश बेच रहा था और मुझे यूचान का काउंटर अटैक भी मिल चुका था। दूसरे गु इमोर्टल्स सब जानते हैं कि मैं एबिस बिजनेस में हूं। ही फैंग युआन ने ये सोचा और हंस पड़ा। यूज अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि जब ये कॉपर ड्रैगनफिश ट्रेजर येलो हेवन में जाएंगी तो एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। ओ यूचान, ये है मेरा असली ट्रम्प कार्ड, अब तुम इससे कैसे डील करोगी? फैंग युआन ने उम्मीद से अपने आप से सोचा। चैप्टर 1478 सक्सेस कॉपर ड्रैगनफिश को साले पर लगाने के कुछ दिनों बाद ट्रेजर येलो हेवन में एक हंगामा सा मच गया। ये कैसी ड्रैगनफिश है? कॉपर ड्रैगनफिश? एक बिल्कुल नई स्पीशीज? मैंने सुना है सेलर कह रहा था कि कॉपर ड्रैगनफिश का असर नॉर्मल ड्रैगनफिश से बेहतर है। हाँ, अब शो देखने लायक होगा। सही कहा, मुझे तो लगा था कि ये सेलर यूचान से हार गया। लेकिन ये सोचना कि वो इतने दिन सिर्फ इस ताकतवर काउंटर अटैक के लिए रुका हुआ था। इस नई कॉपर ड्रैगनफिश स्पीशीज के आने से हम सबको फायदा होगा। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इस सेलर के पास एक फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस है। कुछ गु इमोर्टल्स जेलस और एनवियस हो रहे थे, खासकर जो एक्सपर्ट्स थे। इमोर्टल गु को खाना खिलाना एक ऐसी समस्या थी जो सिर्फ फैंग युआन को ही नहीं, सबको परेशान करती थी। फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंसेस ऐसी चीज थी जो ज्यादातर गु इमोर्टल एक्सपर्ट्स चाहते थे, बस उन्हें मौका नहीं मिलता था। हालांकि ट्रेजर येलो हेवन एक सेफ जगह थी जिसके खिलाफ हेवनली कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था। यह गु इमोर्टल एक्सपर्ट्स इसके बजाय फैंग युआन की विल के पास पहुंच गए। उन्होंने सीधे फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में बात की, उन्होंने उस खरीदने की अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा जाहिर की। लेकिन फैंग युआन ने अन सबको इग्नोर कर दिया। उसके पास इतनी सारी इनहेरिटेंसेस थीं, अगर वो उन्हें बेचता तो मार्केट में एक बड़ा हंगामा हो जाता, वो बहुत सारा मुनाफा कमाता। लेकिन यह अपने दुश्मनों को ही ताकत देना था। आने वाले महान युग में जब पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर शुरू होगी, कोई भी फैंग युआन का दुश्मन बन सकता था। असल में हेवनली कोर्ट तो पहले से ही एक ऐसा दुश्मन था जिससे सुलह नहीं हो सकती थी। उस ढूंढो, इस सेलर की पहचान पता लगाओ। फैंग युआन से रिजेक्ट होने के बाद कुछ ने हार नहीं मानी। कुछ रैंक 8 गु इमोर्टल्स ने फैंग युआन की इंटेल कलेक्ट करने और खुद डिड्यूस करने की कोशिश करने का फैसला किया, या फिर विजडम पाथ गु इमोर्टल्स को काम पर लगाया। एक बेगुनाह आदमी अपनी दौलत की वजह से लालच का शिकार हो जाता है। जो लोग इमोर्टल गु को खाना खिलाने से परेशान थे, वो आमतौर पर वही थे जिनके पास ज्यादा इमोर्टल गु थे। और जिन लोगों के पास बहुत सारे इमोर्टल गु थे, वो बुनियादी तौर पर अपने साथियों में से ज्यादा ताकतवर थे। फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंसेस इस समस्या का सिर्फ एक समाधान नहीं था, वहां ड्रैगनफिश बिजनेस भी था। कॉपर ड्रैगनफिश के आने से गु इमोर्टल्स ने देखा कि इस बिजनेस में फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस की वजह से कितना पोटेंशियल था। लेकिन उनका फेल होना तय था। फैंग युआन के विजडम पाथ डिफेंस मेथड ने ईस्टर्न सी के 3 विजडम पाथ एक्सपर्ट्स में से एक, हुआन, को भी अपने डिडक्शंस में फेल कर दिया था। हेवनली कोर्ट और हेवंस विल भी उससे निपटने में नाकाम थे। अतीत में फैंग युआन डिडक्शन से बचने के लिए छिप गया था, लेकिन अब यूस इस समस्या की कोई परवाह नहीं थी। एक मामूली सी कॉपर ड्रैगनफिश यूछन के हाथों में थी और वो वक्त वक्त पर छटपटा रही थी। यूछन के हाथ थोड़े कांप रहे थे, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये छोटी सी मामूली सी कॉपर ड्रैगनफिश यूछन की नजरों में एक बहुत बड़ा खतरा थी। यह फैंग युआन के दाम कम करने से कहीं ज्यादा भयानक और गंभीर था। सोचना भी मुश्किल है कि दुश्मन इस तरह से पलटवार कर सकता है। कमाल है, सच में कमाल है,
मेरा डर बिल्कुल सही था। काफी देर बाद युचान शांत हुई और उसने बार बार आहें भरी। कॉपर ड्रैगनफिश का आना उसके ड्रैगनफिश बिजनेस के लिए घातक था, ये एक बुनियादी खतरा था। युचन के लिए इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा थी, वो बड़े खतरे में थी। असल में सिर्फ उसका ड्रैगनफिश बिजनेस हाई नहीं, पूरी दुनिया के ड्रैगनफिश बिजनेसेस को इस कॉपर ड्रैगनफिश से चुनौती मिल रही थी। मैं पहले ही इसे कई बार टेस्ट कर चुकी हूं। कॉपर ड्रैगनफिश सच में नॉर्मल ड्रैगनफिश से बेहतर है। इसका कारण यह है कि उसके शरीर में फूड पाथ डाउ मार्क्स का अनुपात ज्यादा है। मुझे क्या करना चाहिए? युचान ने अपने होठ काट लिए, उसका चेहरा गंभीर था। उसकी पर्सनैलिटी सख्त थी, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने के बाद उसके दिल में एक तेज गुस्से की भावना थी। मैंने इतने सालों तक इतनी कड़ी मेहनत की है, मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हूं? ड्रैगनफिश बिजनेस मेरी आमदनी का मुख्य स्रोत है, अगर ये डूब गया तो मेरी कल्टीवेशन बड़े खतरे में पड़ जाएगी। वे ऐसे हार नहीं सकती। सही है मेन, युचान, कोई कमजोर औरत नहीं हूं, मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हूं? कॉपर ड्रैगनफिश जब वो यूज पाल सकता है तो मैं क्यों नहीं? युचान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमकी और उसके अंदर से लड़ने का जज्बा फूट पड़ा। वो मुकाबला करना चाहती थी, वो अपनी खुद की कॉपर ड्रैगनफिश बनाने की कोशिश करना चाहती थी। यही एक तरीका था जिससे वो इस रहस्यमयी दुश्मन का मुकाबला कर सकती थी, वरना नॉर्मल ड्रैगनफिश यूज कंपटीशन में टिकने भी नहीं देती। युचन अंधे विश्वास में नहीं थी, यूज फूड पाथ में अपना खुद का भरोसा था। यूज एक बार फूड पाथ इनहेरिटेंस मिली थी, लेकिन वो उतनी असली नहीं थी जितनी फैंग युआन की थी। भले ही फूड पथ का प्रसार बहुत कम था, लेकिन इसे सिर्फ इसके निर्माता ने ही कल्टिवेट नहीं किया था। ठीक इसीलिए क्योंकि युचन के पास फूड पाथ इनहेरिटेंस थी, उसने ड्रैगनफिश बिजनेस को अपनी आमदनी का मुख्य स्रोत चुना। असल में वो भी ड्रैगनफिश की क्वालिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक सफल नहीं हुई थी। लेकिन अब मॉडिफाइड ड्रैगनफिश मेरे सामने है। मुझे पहले कोई प्रोग्रेस नहीं मिली क्योंकि मेरा फूड पाथ अटेनमेंट बहुत कम था। फ्लैट जब मेरे पास रेफरेंस के लिए ये कॉपर ड्रैगनफिश है, मैं इसे रिवर्स डिड्यूस कर पाऊंगी। अगर मैं ये भी नहीं कर पाई तो इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ही, तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी कॉपर ड्रैगनफिश अब मेरी किस्मत बनेगी। युचान जोश से भरी हुई थी, उसने कॉपर ड्रैगनफिश पर गहरी रिसर्च की। अगले कुछ समय तक वो एक पागल रिसर्चर की तरह थी, उसने इतनी मेहनत की कि वो खाना खाना तक भूल गई। दूसरी तरफ फैंग युआन भी कड़ी मेहनत कर रहा था, वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा की समस्या का समाधान डिड्यूस करता रहा। वो ऐसे मुश्किल से आगे बढ़ रहा था जैसे कोई बीमारी से अभी अभी ठीक हुआ इंसान एक ऊंचे ढालू पहाड़ पर अपने कमजोर शरीर से चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, फैंग युआन के इरादों को बुझाया नहीं जा सकता था। वो स्थिरता से आगे बढ़ रहा था, भले ही हर कदम बहुत मुश्किल था और उससे कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने गेंस को इकट्ठा कर रहा था और वो ज्यादा से ज्यादा काम आने लगे। इस प्रोसेस में फैंग युआन को इस बात की गहरी समझ आई कि विजडम की रोशनी सच में कितनी ताकतवर थी। वो जितना इसका इस्तेमाल करता, उसकी इंस्पिरेशन उतनी ही गहरी होती जाती। विजडम की रोशनी में नहाते हुए फैंग युआन के पास अनलिमिटेड इंस्पिरेशन था और ये इंस्पिरेशंस यूज सही जवाब की तरफ ले जा रहे थे। फैंग युआन का विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल भी उस मुश्किल से संभाल रहा था। वक्त तेजी से बीता, आधा महीना तेजी से गुजर गया। इस दिन फैंग युआन ने अपनी बाहें फैलाई और जोर से झमाई ली। सक्सेस! आखिरकार वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा की समस्या का समाधान ढूंढने में कामयाब हो गया था। लगभग उसी समय ईस्टर्न सी में ड्रैगनफिश समुद्र क्षेत्र में जहां कोई हवा नहीं थी, अचानक से बड़ी बड़ी लहरें और तरंगे उठने लगी। गहरे समुद्र के नीचे युचान खुशी से अपने हाथ लहरा रही थी, वो बेहद उत्साहित और खुश थी। मैं कामयाब हो गई। आखिरकार मैंने कॉपर ड्रैगनफिश की इस नई स्पीशीज को दोबारा बना लिया। भले ही मुझे उसके कॉपर ड्रैगनफिश को ब्रीडिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मेरे पास इनमें से कुछ कॉपर ड्रैगनफिश हो गई तो मैं और भी ज्यादा ब्रीड कर पाऊंगी। मैं ये ड्रैगनफिश की लड़ाई नहीं हारूंगी। तुम्हारे पास और कौन से मूव्स बचे हैं? आगे बढ़ो और उन सब का इस्तेमाल करो। चैप्टर 1479 पैरेलल रिफाइनिंग स्प्रिंग ऑटम सकाडा सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर मिनी सदर्न बॉर्डर हेवन सीलिंग माउंटेन। ये एक छोटा और साधारण सा पहाड़ था। पहाड़ का कोर खोखला था, उसके अंदर एक गू फॉर्मेशन था जिसका इस्तेमाल स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को सील करने के लिए किया जाता था। इसीलिए
इसे हेवन सीलिंग माउंटेन कहा जाता था, इसका मतलब था हेवंस विल को सील करना। अभी फैंग युआन का सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी हवा में तैर रहा था, वो नीचे हेवन सीलिंग माउंटेन को देख रहा था। उसके पास एक गू इमॉर्टल था, वो था वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल सिक्स्थ हेयर। सिक्स्थ हेयर को अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में आने देना, ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में फैंग युआन ने गहराई से सोचा था। आमतौर पर इमॉर्टल एपर्चर एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह होती थी जिसे सीक्रेट रखना जरूरी होता था। ये गू इमॉर्टल की कल्टीवेशन की नींव होती थी, इसे दूसरों को नहीं दिखाया जाता था। लेकिन फैंग युआन पहले हाई शैडो सेक्ट के गू इमॉर्टल्स को अपने इमॉर्टल एपर्चर में आने दे चुका था। सिक्स्थ हेयर भी शैडो सेक्ट का मेंबर था, वो भरोसे के लायक था। इस दौरान सिक्स्थ हेयर ने इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। फैंग युआन ने ये देखा और उस दिल से याद रखा। एक और पॉइंट था, सिक्स्थ हेयर और यंग वुजी कांटेक्ट में थे, वो दोनों शैडो सेक्ट के मेंबर्स उन्हें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के बारे में पहले से ही पता था, और जब यंग वुजी पहले ही अंदर जा चुका था तो सिक्स्थ हेयर से इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेन गू रिफाइन करना शुरू करने जा रहा हूं। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली और कहा। सिक्स्थ हेयर ने सर हिलाया। सेक्ट लीडर, आप शुरू कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इस गू रिफाइनमेंट में स्प्रिंग ऑटम सकाडा शामिल था, यह बेहद इंपॉर्टेंट था। फैंग युआन को इस रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल सिक्स्थ हेयर की मदद की जरूरत थी। असल में फैंग युआन ने कुछ दिन पहले लंग या सेक्ट से कई रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू और मोर्टल गू उधार लिए थे। उसने इन सभी गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन बनाया। यह रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन पहले हाई सेट हो चुका था, फैंग युआन को बस यूज ऐब एक्टिवेट करना था। फैंग युआन ने सोचा और रेड डेट इमॉर्टल एसेंस लगातार खर्च होने लगा, इमॉर्टल गू फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा। सफेद रोशनी की लहरें बहते पानी की तरह हेवन सीलिंग माउंटेन पर छा गईं। एक पाल बाद फैंग युआन ने मल्टीटास्क किया और एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव का इस्तेमाल किया। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ हवा बाहर धकेली गई और आसमान से एक विशाल सुनहरी रोशनी का पिलर नीचे आया। सुनहरी रोशनी के पिलर में एक शानदार ऑरा था, वो जहां भी गया बहती हुई सफेद रोशनी पीछे हट गई। उसने सीधे हेवन सीलिंग माउंटेन को छेड़ा और उसके कोर तक घुस गया। फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पहाड़ के अंदर थी, सुनहरी रोशनी का पिलर इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर गिरा और उस पूरी तरह से दबा दिया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे जैसे वक्त बीता वो टूटने लगी। फैंग युआन ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया और सुनहरी रोशनी के पिलर को स्थिर करने के बाद एक जिंदा डेसोलेट बीस्ट को बाहर निकला। क्रैक! एक तलवार की रोशनी उड़ती हुई आई और उसने डेसोलेट बीस्ट का सर काट दिया, उस मौके पर ही मार डाला। फफ! डेसोलेट बीस्ट की गर्दन से बहुत सारा खून बाहर निकला, ये एक बड़े लाल फव्वारे जैसा था। खून की बदबू फैल गई, लेकिन सुनहरी रोशनी के पिलर से फैंग युआन के मैनिपुलेशन के कारण एक मजबूत आकर्षण बाल निकल रहा था। डेसोलेट बीस्ट का खून एक अदृश्य शक्ति द्वारा तुरंत सुनहरी रोशनी के पिलर की तरफ खींच गया। वो डेसोलेट बीस्ट की लाश जल्द ही सूख गई क्योंकि उसका सारा खून चूस लिया गया था। सुनहरी रोशनी के पिलर ने खून को सोख लिया और उसमें हल्का सा लाल रंग मिल गया। इस एडिशन ने मूल रूप से शानदार रोशनी के पिलर को और भी भयानक और खूनी बना दिया। मारो मारो मारो! इसके बाद फैंग युआन ने एक सख्त चेहरे के साथ साथ डेसोलेट बीस्ट्स को मार डाला, वो बिल्कुल बेरहम था। सुनहरी रोशनी के पिलर ने अन सब का खून सोख लिया और पूरी तरह से एक लाल रोशनी का पिलर बन गया, वो पूरी तरह से बदल चुका था। सिक्स्थ हेयर ने देखते हुए सर हिलाया। उसने पहचान लिया कि फैंग युआन जो मेथड इस्तेमाल कर रहा था यूज 7 किल ब्लड पाथ गू रिफाइनमेंट मेथड कहते हैं। यह मेथड लैंग या सेक्ट से आया था। सिक्स्थ हेयर ने इसका नाम सुना था लेकिन डिटेल्स नहीं जानता था। फैंग युआन ने शैडो सेक्ट की इनहेरिटेंसेस का इस्तेमाल करके लंग या सेक्ट की इनहेरिटेंसेस से एक्सचेंज किया था और इस गू रिफाइनमेंट मेथड को हासिल किया था। उसने इस मेथड को अलग किया और सिर्फ इसका सार लिया। यूज मॉडिफाई करने के बाद ये यहां बहुत काम आया। यहां तक कि सिक्स्थ हेयर भी इसे देखकर मंजूरी में सर हिला रहा था। फैंग युआन ने ब्लड लाइट पिलर को कंट्रोल करने पर ध्यान दिया, जबकि सिक्स्थ हेयर ने भी काम करना शुरू कर दिया। इस बार सिक्स्थ हेयर गू रिफाइनमेंट में फैंग युआन की मदद कर रहा था, उसके पास एक बड़ा काम था। दोनों तरफ से इससे पहले आपस में काफी बातचीत हो चुकी थी। सिक्स्थ हेयर को फैंग युआन के रिमाइंडर की जरूरत नहीं थी, उस पता था कि क्या करना है। उसने सही गू मटेरियल्स बाहर निकाले। ये सभी गू मटेरियल्स फूल थे। वहां गोस्ट फेस सनफ्लावर्स, वायर कॉटन, हेवनली फ्लावर्स, 7 ट्रेजर फ्लावर्स, मिल्क टी फ्लावर्स, आयरन शेल फ्लावर्स, बोट फ्लावर्स, ब्लड पॉइजन कैरिया, मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स,
ग्रीन बीटल वाटर लोटसेस, रेड एक्स फ्लावर्स, स्मेली फ्लाई फ्लावर्स और भी बहुत कुछ था। ये फूल कई तरह की प्रजातियों के वो या तो बड़े या छोटे, कुछ मोर्टल गू मटेरियल्स जबकि दूसरे इमॉर्टल मटेरियल्स। सिक्स्थ हेयर ने इन फूलों को प्रोसेस करने के लिए रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गू मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए जबरदस्त नॉलेज की जरूरत थी। हर फूल को प्रोसेस करने का अपना तरीका था। शुक्र है सिक्स्थ हेयर एक रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेटर था, यूज गू रिफाइन करने का बहुत अनुभव था। स्पेक्ट्रल सोल की एक स्प्लिट सोल होने के नाते उसकी नींव बहुत गहरी थी। यूज इन फूलों को प्रोसेस करने के लिए लगाना बहुत समझदारी का काम था। वक्त बीता, कुछ मिनट्स बाद सिक्स्थ हेयर ने सभी फूलों को हैंडल करना खत्म कर दिया। उसने उन्हें अच्छे से हैंडल किया। फूलों को खास तौर से चुना गया था और बर्बाद नहीं किया गया। उनका सार निकालकर 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट में मिलाया गया। इस समय फैंग युआन ने ब्लड लाइट पिलर को कंडेंस किया। वो एक विशाल आकार से सिकुड़कर एक पेड़ के तने जैसा लंबा और मोटा हो गया। लिक्विड यहां है, पकड़ो। सिक्स्थ हेयर ने धक्का दिया और तैरता हुआ फूलों का कंसेंट्रेट एक ट्रांसलूसेंट बबल की तरह फैंग युआन की तरफ उठ गया। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और आसानी से इस 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट को अपनी हथेली में पकड़ लिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक नया बदलाव किया। हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। फैंग युआन अचानक चिल्लाया और अपने हाथ लहराए, सारे 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट को आसमान में फेंक दिया। 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट काले बादलों में घुस गया और वो तुरंत गुलाबी हो गए। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, एक भरी बारिश बूंदाबांदी के रूप में शुरू हो गई। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था, उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, सिर्फ उसकी उंगलियों की परछाइयां ही लहराती हुई दिख रही थीं। गुलाबी फूलों की बारिश एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही थी। एक हिस्सा ब्लड पिलर में मिल गया, दूसरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के साथ मिल गया, जिसे रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन ने सोख लिया। हवा फूलों की तेज खुशबू से भर गई थी। पेट के तने जैसा ब्लड लाइट पिलर छोटा और छोटा होता गया, वो सिकुड़कर पूरी तरह से गायब हो गया। फैंग युआन ने सोचा और रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन तेजी से एक्टिवेट हो गया। अब वो पहले जैसा धीमा नहीं था। इमॉर्टल गू को रिफाइन करते समय एक रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बहुत सुविधाजनक होता है। अपने पिछले जन्म के 500 सालों में फैंग युआन ने एक भी नहीं पाया था, लेकिन अब उसके पास बहुत सारे रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशंस की डिटेल्स थीं। वो अपने फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल का इस्तेमाल करके उन्हें विजडम की रोशनी से मॉडिफाई भी कर सकता था। वो उन्हें अस गू के लिए सबसे सूटेबल फॉर्मेशंस बना सकता था जिसे वो रिफाइन करना चाहता था। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन काम करता रहा। फूलों के कंसेंट्रेट का इस्तेमाल करके इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी, स्प्रिंग ऑटम सकाडा और गू मटेरियल्स के बीच एक टेम्पररी कनेक्शन बन गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन ने इमॉर्टल फॉर्मेशन का दरवाजा खोला। दरवाजे से एक लकड़ी का लट्ठा उड़ता हुआ बाहर आया। ये लकड़ी का लट्ठा चमकते सोने जैसा था, लेकिन नजदीक से देखने पर यह लकड़ी का बना था। लट्ठे पर उसकी बूंदें थीं, वो अंबर जैसी लग रही थीं। लट्ठे की सतह पर कई नाजुक बादल बन रहे थे और नाश्त हो रहे थे। यह इमॉर्टल मटेरियल था, गोल्डन क्लाउड डिवाइन वुड। दूसरे गू मटेरियल्स की तरह इसे फैंग युआन ने रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन में रखा था और 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट से पोषण दिया जा रहा था। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन ने काम किया और गोल्डन क्लाउड डिवाइन वुड तेजी से टूटकर हवा में घुल गया। उसी समय इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर लकड़ी के निशान दिखने लगे, बिल्कुल गोल्डन क्लाउड डिवाइन वुड की तरह। उस पर अंबर जैसी उसकी बूंदें बन रही थीं। नाजुक बादल इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के माथे और पेट पर बन रहे थे। फैंग युआन ने एक ठंडी सांस छोड़ी और सिक्स्थ हेयर से कहा, मेरी जगह ले लो। 100 फ्लावर्स कॉन्सेंट्रेट को प्रोसेस करने के बाद सिक्स्थ हेयर आराम कर रहा था, जब तक कि उसने फैंग युआन के आदेश सुनकर इमॉर्टल गू फॉर्मेशन को संभाल ना लिया। फैंग युआन को राहत मिली और वो तुरंत बैठकर अपने हर सेकंड का इस्तेमाल करके आराम करने लगा। भले हाई रिफाइनमेंट प्रोसेस बहुत स्मूथ लग रहा था, पर ऐसा था नहीं, हर कदम पतली बर्फ पर चलने जैसा था। उसका इमॉर्टल एसेंस का खर्च बहुत ज्यादा था और उसका दिमाग अत्यधिक दबाव में था। फैंग युआन की काबिलियत के बावजूद इस स्टेज पर वो मुश्किल से ही जारी रख सकता था। इस हालत में आगे बढ़ना खतरनाक था, इसीलिए फैंग युआन ने अभी आराम करने का फैसला किया और गू रिफाइनमेंट में सिक्स्थ हेयर को अपनी जगह लेने दी। आमतौर पर गू रिफाइन करने वाले गू इमॉर्टल को आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि एक अलग व्यक्ति का इमॉर्टल एसेंस और ऑरा अलग होता है। गू रिफाइन करते समय इसमें कई कमियां आती हैं, लेकिन फैंग युआन ने इस कदम को अच्छी तरह से डिड्यूस किया था। उसने इसे खास तौर से डिजाइन किया था।
इसमें कोई समस्या नहीं थी। चैप्टर 1480 अ स्लाइट स्माइल। फैंग युआन ने कुछ मिनट आराम किया और फिर अपनी रीढ़ खोली। उसकी स्टेमिना वापस आ गई थी। उसकी ईंटों के सामने अब तारे नहीं चमक रहे थे। उसका दिमाग साफ था और उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर थी। सिक्स्थ हेयर ने फैंग युआन को चार्ज लेते देखकर राहत की सांस ली। दोनों ने अपनी भूमिकाएं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बदली। उन्होंने इस कदम की कई बार प्रैक्टिस की थी। अभी फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पूरी तरह से एक इंसानी आकार के गोल्डन क्लाउड डिवाइन वुड में बदल चुकी थी। फैंग युआन अगले कदम की तरफ बढ़ा। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन ने अपना दरवाजा फिर से खोला और एक बड़ा सा सी अर्चन उड़ता हुआ बाहर आया। यह सी अर्चन एक घर जितना बड़ा था। उसकी सतह पर तेज कांटेदार, जैसे वो पर्पल गोल्ड से बना हो। उसकी बॉडी की सतह पर अनगिनत चमकदार धब्बे थे। ये था पर्पल स्टार अर्चन। यह एक रेयर इमॉर्टल मटेरियल था। इमॉर्टल फॉर्मेशन के प्रभाव में पर्पल स्टार अर्चन को धीरे धीरे सिकुड़ते हुए देखा जा सकता था। प्रोग्रेस स्मूथ चल रही थी। लेकिन अचानक पर्पल स्टार अर्चन से एक चकाचौंध कर देने वाली स्टारलाइट निकली। वो स्टारलाइट एक बॉल की तरह उछाल रही थी, इधर उधर रैंडमली घूम रही थी। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन जोर से हिला। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने यूज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। उछलती हुई स्टारलाइट एक से बढ़कर 3 हो गई और ज्यादा डिस्टर्बेंसेस के साथ रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन और भी जोर से हिलने लगा। उससे चरमराने की आवाजें आने लगी। अरे नहीं! सिक्स्थ हेयर घबराहट में चिल्लाया, फिर चिल्लाया। मूविंग ऑफ अ सिंगल थॉट, ब्लॉसमिंग ऑफ द रेड स्नेक। सिक्स्थ हेयर ने अपने दिमाग में सोचा और उसकी स्किन पर लाल सांप के टैटूज दिखने लगे जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। सांप के टैटूज पहले उसके सीने पर थे, लेकिन अब वो उसकी गर्दन तक पहुंच गए थे। इस पल सिक्स्थ हेयर की ताकत अचानक से बढ़ गई। उसकी ईंट से आग बरस रही थी, यहां तक कि फैंग युआन भी बहुत हैरान हो गया। सिक्स्थ हेयर फैंग युआन की तरफ लपका और उसने रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में उसकी मदद की। उसकी मदद से उछलती हुई स्टारलाइट के धब्बे एक एक करके नाश हो गए। खतरा टला गया। थोड़ी देर बाद सिक्स्थ हेयर ने एक सांस छोड़ी। वो थकी हुई हालत में था। सेक्ट लीडर, अब सब आपके ऊपर है। ये कहकर वो वहीं बेहोश हो गया। फैंग युआन शांत था। उसने सिक्स्थ हेयर की गर्दन पर लाल सांप के टैटूज को देखा और फिर अपना ध्यान अपने सामने गू फॉर्मेशन पर लगाया। सिक्स्थ हेयर के जान पर खेलकर बचाने की वजह से गू रिफाइनमेंट का संकट टला गया था। फैंग युआन अगले कदम पर जा सकता था। इमॉर्टल फॉर्मेशन का तीसरा दरवाजा खुला। एक नया इमॉर्टल मटेरियल उड़ता हुआ बाहर आया। ये एक पत्थर था, लेकिन इस पत्थर पर चेहरों की प्राकृतिक नक्काशी थी। ये इंसानी चेहरे थे जिनमें मर्द, औरत, जवान, बूढ़े सब थे। उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। कुछ रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे या गंभीर चेहरे के साथ थे। 1000 फेस ह्यूमन रॉक। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। फैंग युआन ने अपना पूरा ध्यान गू रिफाइनमेंट में लगा दिया। 1000 फेस ह्यूमन रॉक जल्द हाई रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के कारण विघटित हो गया। लेकिन वो चेहरे भ्रमक परछाइयों में बदल गए और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अपचर में उठ गए। फैंग युआन का अपचर पहले से ही दरारों से भरा हुआ था, लेकिन अब वो बदल गया। एपर्चर की दीवारों पर जो दरारें थीं, वो एक मोटे पर्पल गोल्ड पत्थर से भर गईं। उस पर अनगिनत सितारे चमक रहे थे, यहां तक कि उनसे तेज कांटे भी बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल पर्पल स्टार अर्चन की तरह। इंसानी चेहरे अपचर में इधर उधर उड़ने लगे। फैंग युआन के कंट्रोल में वो सेंटर में स्प्रिंग ऑटम सकाडा की तरफ गए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा को फैंग युआन ने सील कर रखा था, वो हिल नहीं सकता था। इंसानी चेहरे तेजी से स्प्रिंग ऑटम सकाडा के पास से गुजरे और फिर से दूर उठ गए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा थोड़ा कांपा, लेकिन पहले जैसा ही स्थिर था। इंसानी चेहरे कुछ देर तक उड़ते रहे और फिर धीरे धीरे धूप में राखी बर्फ की तरह पिघलने लगे। वो एक छोटे से धागे को छोड़कर हवा में घुल गए। ये धागे जैसी चीज हाई हेवंस विल थी। हर बार जब इंसानी चेहरे स्प्रिंग ऑटम सकाडा के पास से गुजरते, ये एक तेज रिफाइनमेंट प्रोसेस होता जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा से हेवंस विल का एक हिस्सा निकाल लेता। इंसानी चेहरे एक एक करके स्प्रिंग ऑटम सकाडा के पास से गुजरते रहे, सील की हुई हेवंस विल को बाहर खींच रहे थे। हेवंस विल के इन धागों को फैंग युआन ने जल्द ही बाहर निकाल लिया और रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन से पिघला दिया। यह प्रोसेस काफी देर तक चला, जब तक कि इंसानी चेहरे हेवंस विल को बाहर निकालने में असमर्थ नहीं हो गए। हेवंस विल बहुत जिद्दी है, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। फैंग युआन ने आहें भरी। उसने सीधे कई इंसानी चेहरों को एक साथ हमला करने के लिए मोबिलाइज किया। इंसानी चेहरों ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को घेर लिया और अपने दांत पीसते हुए
स्प्रिंग ऑटम सकाडा से धागों को बाहर खींचने लगे। हेवंसविल धागे जैसी स्थिति में सील हो गई थी, जिसे बार बार जबरदस्ती बाहर खींचा जा रहा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा लगातार हिल रहा था, लेकिन वो सुरक्षित हाथों में था, कोई दरार नहीं बन रही थी। फैंग युआन ने बड़ी मेहनत से रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाया था। ये इसके खिलाफ सबसे बेहतरीन तरीका था। दर्जनों बार के बाद भले हाई फैंग युआन ने इंसानी चेहरों की एक सेना को कंट्रोल किया, वो ऐप स्प्रिंग ऑटम सकाडा से हेवंसविल को नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन फैंग युआन महसूस कर सकता था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अंदर सबसे गहरी जगह पर हेवंसविल का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी टिका हुआ था। हेवंसविल का यह हिस्सा लगभग ना के बराबर था, लेकिन फैंग युआन यूज रहने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हेवंसविल सच में बहुत परेशान करने वाली चीज है, आखिर मुझे ये करना ही पड़ेगा। फैंग युआन ने आहें भरी और रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन को उसकी लिमिट्स तक एक्टिवेट कर दिया। एपर्चर पर जो कांटे पर्पल स्टार अर्चन जैसे थे, वो तेजी से बढ़ने लगे और हर दिशा से स्प्रिंग ऑटम सकाडा की तरफ चुप गए। सैकड़ों कांटे जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा में घुस गए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा नाश नहीं हुआ, बल्कि वो एक हरे जेड लिक्विड में पिघल गया। कांतों ने इस लिक्विड को स्वाभाविक रूप से सोख लिया। आखिर में स्प्रिंग ऑटम सकाडा की असली जगह पर सिर्फ हेवंसविल का वो छोटा सा हिस्सा बचा था। फैंग युआन ने यूज जल्दी से नाश कर दिया। आखिरकार हरे लिक्विड को कांतों से बाहर निकाला गया और सेंटर में इकट्ठा किया गया, एक गुठली में। फैंग युआन खून से भरी अणु से घूर रहा था। यूस स्थिति को बनाए रखने के लिए अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर था। इस वक्त बड़ी मात्रा में रेड डेट इमॉर्टल एसेंस खर्च हो रहा था। हरा लिक्विड धीरे धीरे आकार लेने लगा, वापस स्प्रिंग ऑटम सकाडा में बदल रहा था। ये सुरक्षित और सही सलामत था। फर्क सिर्फ इतना था कि पिघलने और दोबारा बनने के बाद उसके शरीर के अंदर अब हेवंसविल का कोई नामो निशान नहीं था। मूल रूप से शैडो सेक्ट ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का रैंक रिफाइनमेंट के जरिए बढ़ाने की योजना बनाई थी, फिर यूज रिवर्स रिफाइन करके हेवंसविल से छुटकारा पाना था। लेकिन फैंग युआन ने इसे मॉडिफाई करने के बाद ये एक पैरेलल रिफाइनमेंट बन गया। पैरेलल रिफाइनमेंट में सक्सेस का चांस नॉर्मल रिफाइनमेंट से कहीं ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद यह प्रोसेस मुश्किलों से भरा था। एक संकट तो ऐसा भी आया जिसे सिर्फ 6th ईयर के समय पर किए गए एक्शन ने हाल किया। एपर्चर में शांति से तैरते हुए स्प्रिंग ऑटम सकाडा को देखकर फैंग युआन बेहद खुश महसूस कर रहा था। इस पॉइंट पर रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा का पैरेलल रिफाइनमेंट सफल हो गया था। आखिरकार फैंग युआन को इस लेजेंडरी इमॉर्टल गू पर पूरा कंट्रोल मिल गया था। क्रैक क्रैक, एपर्चर से ये आवाज आ रही थी। दरारें स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर नहीं बल्कि पर्पल गोल्ड पत्थर और कांतों पर आ रही थीं। फैंग युआन ने ये देखा, वो इसे रोक नहीं सकता था और ना ही रोकना चाहता था। पत्थर और कांटे टूट गए और उसी समय यहां तक कि एपर्चर खुद भी टूट गया। फैंग युआन के एपर्चर ने सच में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। पहले यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने दबाया, जिसने फैंग युआन को यूज एक स्टोन एपर्चर और डेड एपर्चर बनाने पर मजबूर किया। इस वक्त ये अपनी सीमा पर पहुंच चुका था, ये टूट गया। यह स्प्रिंग ऑटम सकाडा के पैरेलल रिफाइनिंग का नतीजा था। इससे बचा नहीं जा सकता था और फैंग युआन इससे बचना भी नहीं चाहता था। इसी तरह ट्रिब्यूलेशन से गुजरूंगा। फैंग युआन हंसा। इमॉर्टल फॉर्मेशन के पास एक आत्मा का गोला प्रकट हुआ। आत्मा तेजी से हिली, फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में प्रवेश कर गई। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने अपनी अणु खोली और फैंग युआन को सर हिलाकर इशारा किया। यह फैंग युआन की आत्मा थी जिसने शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने स्प्लिट सोल मेथड का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर लिया था। ये उसकी पहली स्प्लिट सोल थी। फैंग युआन मुस्कुराया और उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी पर एक इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया, स्ट्रेंथ रिवर्सिंग लाइफ एंड डेथ। ये एक मेथड था जो उसने बहुत पहले बनाया था। इसे ब्लेजिंग हेवन डीमनस के निर्वाणा फायर से मॉडिफाई किया गया था। ये एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी को इंसानी रूप में वापस ला सकता था। इस वक्त जो स्ट्रेंथ रिवर्सिंग लाइफ एंड डेथ फैंग युआन ने इस्तेमाल किया था, वो मॉडिफाइड था और पहले से भी बेहतर था। ये निर्वाणा फायर से कम नहीं था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी जीवित हो उठी और फैंग युआन ने डू लाइफ स्पैन गू उसकी तरफ फेंके। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ने उन्हें पकड़ा और तुरंत इस्तेमाल कर लिया। इस शरीर ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में बहुत लंबे समय तक विजडम की रोशनी में स्नान किया था। उसकी उम्र समाप्त होने के करीब थी। फ्लैट जब उसने लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल किया तो उस बहुत सारी उम्र मिल गई। वो जीवित होने के तुरंत बाद नहीं मारेगा। एपर्चर टूट गया और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हेवन और अर्थ की हरकत में आने लगी।
फैंग युआन नहीं चाहता था कि उसका क्लोन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ट्रिब्यूलेशन से गुजरे। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा खोल दिया। क्लोन उड़कर बाहर निकला और सीधे आफतों और विपत्तियों का सामना किया। इसके बाद फैंग युआन की मुख्य बॉडी ने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को बैंड कर लिया और बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो गई। यह नॉर्दर्न प्लेन्स में एक अनजान जगह थी। फैंग युआन ने इसे गहरी जांच के बाद चुना था। यहां कोई नहीं था और यह बहुत सुरक्षित था। इमॉर्टल असेंशन की आफतें और विपत्तियां ज्यादातर गू मास्टर्स के लिए भयानक होते हैं। इसे मौत के करीब का अनुभव कहा जा सकता है। लेकिन फैंग युआन के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। चाहे वो हेवन, अर्थ और ह्यूमन की को बैलेंस करना हो या ट्रिब्यूलेशन का हमला हो, फैंग युआन इन सबसे बहुत अच्छी तरह से परिचित था। हेवन को घोर गुस्सा आया हुआ था। फैंग युआन ने असल में स्प्रिंग ऑटम सकाडा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह हेवंस विल के लिए सच में एक टिपिंग पॉइंट था। उसने संभावित सबसे उच्च स्टार की आफतों और विपत्तियों को बुलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। फैंग युआन ने आसानी से कुछ हमलों में आफतों और विपत्तियों को नष्ट कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका क्लोन आसानी से ट्रिब्यूलेशन से गुजर जाए और एक इमोर्टल बन जाए। पिछली बार यह स्ट्रेंथ पाथ था, अब यह टाइम पाथ था। पहला एपर्चर एक हाई ग्रेड टाइम पाथ ब्लेस्ड लैंड बन गया। फैंग युआन ने इसे स्प्रिंग ऑटम ब्लेस्ड लैंड नाम दिया। उसके अंदर की जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत सारे टाइम पाथ रिसोर्सेज थे। उसके ऊपर मंडरा रहे काले बादल छट गए थे। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी तेजी से चमक रही थी। फैंग युआन और उसका क्लोन हवा में खड़े चुपचाप विशाल घास के मैदान को देख रहे थे। पिछले जन्म के 500 सालों की कड़वाहट और मुश्किलें, रीबर्थ के बाद हेवंस विल की साजिशों के सामने लाचारी, जिंदा रहने के लिए वो डेस्परेट स्ट्रगल, डांगह्यू माउंटेन को बचाने की थकान, इमॉर्टल गू को खाना खिलाने की टेंशन, अपने इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करना और किलर मूव्स डिड्यूस करना। ये सारे एहसास एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए जो फैंग युआन के दोनों चेहरों पर आई। अतीत एक गुजरते हुए धुएं की तरह था। उसकी सारी मुश्किलें और दर्द अब इस हल्की सी मुस्कान में तब्दील हो चुके थे। चैप्टर एंड।